हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम औरंगज़ेब से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी बकवास के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले युद्ध हुआ है, धर्मथ, खजुआ, बहादुरगढ़, सामूगढ़, तो यहाँ पर जो सही आंसर सबसे पहले बहादुरगढ़ का होता है, फिर उसके बाद धर्मथ का होता है, फिर होता है सामूगढ़ का और फिर होता है खजुआ का। तो ये युद्ध कब हुए थे इसकी व्याख्या नीचे देख लेते हैं। बनारस के पास सूजा की पराजय होती है, फिर बहादुरगढ़ युद्ध होता है 14 फरवरी। इसमें जो डेट है वो सेम है, लगभग-लगभग ईस्वी, बस इसकी जो डेट है वो याद रखनी है। बहादुरगढ़ का 14 फरवरी, धर्मथ का युद्ध 16 फरवरी और सामूगढ़ का जो है 29 मई और खजुआ का होता है 5 फरवरी। देवरिया का होता है 13 मार्च 1659 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको एक क्रम में लगाना है। तो बनारस के पास सूजा की पराजय सबसे पहले थी, तो दूसरा आंसर यानी कि डी ऑप्शन सही बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था धर्मद, धर्मद का सामूगढ़ और देवरिया जो है, देवरिया सबसे लास्ट में आएगी, सामूगढ़ सबसे पहले था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर डेट दी गई है और उसकी व्याख्या करनी है। तो सामूगढ़ का युद्ध जो है, सामूगढ़ का युद्ध यहाँ से फिर से देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर फरवरी 1658, तो ये हो जाएगा बहादुरगढ़ का। अप्रैल में हुआ था धर्मथ का, जून में हुआ था सामूगढ़ का और अप्रैल में देवरिया का। अप्रैल देवरिया, तो ये आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक ऐसे एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ए और आर दिया गया है। ए कहता है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ और ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकारी ये सही नहीं है, सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। यद्यपि शाहजहाँ के पश्चात औरंगजेब गद्दी पर बैठा, किंतु शाहजहाँ को कैद करके तथा उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर मुगल गद्दी को प्राप्त किया था। मुगलों में ज्येष्ठ पुत्र का नियम ना होकर साहदायत का नियम था, जिसमें पुत्रों में सत्ता का बंटवारा बराबर होता था। तो मुगलों में जो उत्तराधिकार का नियम था वो शाहदायत था, जिसमें जितने भी बेटे हैं उसको बिल्कुल उत्तराधिकार जो है वो सॉरी सत्ता जो है बराबर हिस्सों में बांटना होता था। इसको शाहदायत कहा जाता था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म जो है अर्जुन मंद बानो मुमताज महल के तीसरे पुत्र के रूप में उज्जैन में हुआ था। याद रखिए, औरंगजेब का जन्म उज्जैन में हुआ था। इनकी माता का नाम मुमताज महल था। जहांगीर का जन्म जो है जयपुर की राजकुमारी मरियम उज्जमानी अ, और 30 अगस्त 1569 को हुआ था। जहांगीर का प्रथम विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। खुसरो इसी का पुत्र था। जहांगीर का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधा बाई से हुआ था और शाहजहां का जन्म इसी से हुआ था। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक जो है अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 21 जुलाई 1658
8 को करवाया था। खजुआ देवरिया के युद्ध में सफल होने के बाद 15 जून 1659 को औरंगज़ेब ने दिल्ली में प्रवेश कर लिया और शाहजहाँ के शानदार महल में जून 1656 में औरंगज़ेब का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसके 2 बार राज्याभिषेक हुए, तो अकबर का भी हुआ और यहाँ औरंगज़ेब का भी हुआ था। धार्मिक कार्यों के कारण इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर से जाने वाला औरंगज़ेब ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या है कि मुगल शासक औरंगज़ेब को उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्म पालन के आधार पर, मतलब अगर धर्म का पालन करना है तो क्यों करना है, ये उसको तर्क देना बहुत अच्छे से आता था और इस आधार पर इतिहासकारों द्वारा इसे जिंदा पीर की संज्ञा से विभूषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक को 2 बार सिंहासन यहाँ पर हुआ था, तो आंसर औरंगज़ेब हो जाएगा। औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, वे कौन-कौन से थे, तो आंसर बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगज़ेब के समय में जो है हासिल किया था। अब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। बीजापुर की विजय, औरंगज़ेब ने दक्षिण विजय के लिए सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया और 1679 में आक्रमण किया और सफल नहीं हुआ। बाद में उसकी जगह शहजादा आलम और मुअज्जम को बीजापुर के दमन का भार सौंपा और अप्रैल 1685 ईस्वी में बीजापुर के किले पर घेरा डाल दिया। लंबे समय तक घेराबंदी बनी रही। औरंगज़ेब खुद बीजापुर के घेरे की देखभाल के लिए पहुंचा और उससे किले की आपूर्ति का मार्ग जो है बंद कर दिया। 12 सितंबर 1689 ईस्वी में बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोलकुंडा की विजय से। तो 1685 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा और वो है अबुल हसन कुतुब शाह का शासन था उस समय। अक्टूबर 1687 में स्वतंत्र शासक कुतुब शाही का अंत हो जाता है। इस प्रकार गोलकुंडा भी मुगलों के साम्राज्य में मिल जाता है। मराठों के प्रति औरंगज़ेब सफल नहीं हो सका, तो बीजापुर गोलकुंडा किसके अधिकार में आ गया, औरंगज़ेब के अधिकार में आ गया। बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी, तो 1686 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को औरंगज़ेब ने दक्कन में जीता था, तो बीजापुर और गोलकुंडा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया था, तो औरंगज़ेब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1687 में जब औरंगज़ेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो आंसर हसन कुतुब शाह। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे, दक्कनी अमीर थे, तो औरंगज़ेब ही हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे। औरंगज़ेब के काल में बड़े पैमाने पर दक्कनी अमीरों की नियुक्ति की गई। इसमें मराठा सर्वाधिक संख्या में थे। इसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगज़ेब के समय में हिंदू मनसबदारों जैसे मराठा राजपूतों की संख्या जो है 33% थी। तो 33% थी, जबकि शाहजहाँ के समय में यह मात्र जो है 24.7% थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगज़ेब, वो वहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सर्वाधिक अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था, औरंगज़ेब हो जाएगा। औरंगज़ेब का प्रमुख दीवान कौन था, तो यहाँ पर आंसर असद खां हो जाएगा। असद खां जो है औरंगज़ेब का प्रमुख दीवान था। औरंगज़ेब का प्रमुख दीवान असद खां था। औरंगज़ेब के समय में असद खां ने सबसे ज्यादा 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा राजा मुगल पदवी किसे मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की थी, तो जयसिंह को प्रदान की थी। निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अमोहों के बीच लंबे
समय तक युद्ध लड़ा था? तो आंसर जहांगीर औरंगज़ेब हो जाएगा। औरंगज़ेब के समय में असम के अहोम और मुगलों के बीच संघर्ष लंबा चला और मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोमों पर आक्रमण किया और 1662 में उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे? तो यहाँ पर 1664 में पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 1, 2, 3 थोनोट था, टेवेनियर था, बर्नियर था, मनुची नहीं था। तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसी वर्नियर, जेबी ट्रेवेनियन, मनुची ये तीनों यूरोपीय यात्री यद्यपि शाहजहाँ के समय से ही भारत आ गए थे, लेकिन ये औरंगज़ेब के समय भी भारत रहे। इसमें मनुची इटली का रहने वाला था, जबकि 3 जो है फ्रांसीसी थे। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी अ, शाहजहाँ के काल में विलियम्स हॉकिंस एवं टॉमस रो, जहांगीर के काल में एंटोनियो मोंसेरात, अकबर के काल में भारत आया था। मनूची दारा शिकोह की सेना में तोपची था। दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, जो साहित्य रचनाओं का विशेष प्रेमी था। इसके अलावा ट्रेमिया जो है जौहरी था और ऑस्टन बोरोलियन शिल्पकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन आया था? और यहाँ पर सही बताना है। औरंगजेब के समय में पूछा, हॉकिंस नहीं होगा, निकोले कॉन्टी भी नहीं होगा, ट्रेवियन ट्रेवियन है, मनुची है, वर्नियर है। तो 2, 4, 5 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तो जौहरी था और ना ही शिल्पकार था? तो यहाँ पर मनुची जो है ना तो जौहरी था, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो तोपची होता है, फिर वो चिकित्सा अपना लेता है, तो ये मनुची ही है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पुरंदर के घेरे के समय निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उपस्थित वहां पर था? तो आंसर हो जाएगा मनुची। औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया। उस समय पुरंदर की संधि हुई और इस समय जो है मनुची वहां उपस्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यहाँ पर बीणा बजाते थे। वैसे तो उसने इस्लाम विरोधी माना था उसके संगीत को, पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु उसके काल में फारसी भाषा में शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। किंतु ये याद रखना है कि यहाँ पर औरंगजेब स्वयं एक वीणा वादक था। इसी के शासन काल में फरीरुल्लाह ने मानकुतुहुल का अनुवाद राग दर्पण में करके औरंगजेब को अर्पित भी किया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख संगीतज्ञ रसवैन खां था, सखी सेन था, कलवंतर हयात था, सरस नैन आदि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो वीणा हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो आंसर मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम जो है शिराजी औरंगजेब के पहले 10 सालों का इतिहास लिखा था, जिसे आलमगीर नामा कहते हैं। इससे सारी घटनाएं और मशहूर लोगों के हालात नोट किए थे। इसे बादशाह की सलाह लेने की भी आज़ादी थी। शिराजी औरंगजेब की खुलकर तारीफ की तथा उसके भाइयों को बेशुका यानी नाशुजा तमीज कहकर रुस्वा किया है। शाहजहां की भी आलोचना की है। जिन अमीरों ने औरंगजेब की मुखालफत की उनको भी अच्छे नामों से याद किया गया। यद्यपि औरंगजेब अपने साम्राज्य के
इतिहास लेखन के विरुद्ध था, इसलिए खफ़ी खां को मुन्त-उल-तवारीख़ की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए औरंगज़ेब ने ईश्वर दास को ढूँढ निकाला था और ईश्वर दास द्वारा लिखित जो है फ़ुतूहात-ए आलमगीरी था। तो यहाँ से जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, लेखक हैं, उनके नाम इम्पोर्टेंट हैं। आगे अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगज़ेब ने ढूँढ निकाला था? तो आंसर ईश्वर दास। जवाबित क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष नियम था। जवाबित, जवाबित शब्द का अर्थ होता है राज्य के कानून। तो जवाबित का अर्थ जो है राज्य के कानून। ये फ़ारसी शब्द का शब्द है, इसका उल्लेख जो है मुग़ल शासकों द्वारा रेखांकित किए गए हैं, धर्मनिरपेक्ष निर्णय के रूप में किया जाता था। उल्लेखनीय है कि औरंगज़ेब जो कि एक कट्टर मुस्लिम था, ने भी कई शाही जवाबित जारी किए थे। इसके द्वारा जारी किए गए धर्मनिरपेक्ष फरमानों का संग्रह जवाबित-ए-आलमगीरी में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो आंसर हमारा औरंगज़ेब यहाँ पर सही हो जाएगा। संत रामदास अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। ये मुगल शासक औरंगज़ेब के समकालीन थे। सिखों के चौथे गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे, जिन पर अकबर की विशेष कृपा थी। अगला क्वेश्चन है औरंगज़ेब ने किसको साहिबात-उज़-ज़मानी की उपाधि दी थी? शाहिबात-उज़-ज़मानी की जो है जहांआरा को दिया था। औरंगज़ेब ने जहांआरा को शाहिबात-उज़-ज़मानी की उपाधि प्रदान की थी। जहांआरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगज़ेब की बहन भी थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया जो है लगाने वाला औरंगज़ेब था पुनः। जजिया औरंगज़ेब बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति बहुत कठोर था। एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को अपने मंदिरों की मरम्मत कराने का अधिकार ना रहा और सूबेदार और मुहतसिबों को सभी हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश भी दे दिया। 1679 में सभी हिंदुओं को जजिया लगा दिया गया। अकबर में 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया समाप्त कर दिया गया था। भारत में जजिया सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर लगाया था, जिसे सल्तनत काल के सुल्तानों ने जारी रखा था। अगला क्वेश्चन है औरंगज़ेब के शासनकाल में जाटों ने किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो अकबर के किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस विद्रोह में जाटों ने छापामार हमलों के साथ-साथ लूट-मार की नीति अपनाई। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया था और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था और 1688 में औरंगज़ेब के पुत्र वीर वस्त्र और आमेर के राजा विशन सिंह ने राजा राम को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है औरंगज़ेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन-सा उपेक्षित नहीं था? तो जो उपेक्षित नहीं था नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। औरंगज़ेब द्वारा साम्राज्य में लोगों के नैतिक आचरण पर ध्यान देने तथा इस्लाम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक कर्मचारी मुहतसिब की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य कार्य जुआ घरों तथा वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण करना था, नाप-तौल पर निगरानी रखना तथा यह ध्यान रखना कि कोई भी व्यवसायी किसी प्रकार से वस्तुओं की ठगी ना करे। कम तौलने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान था। मुहतसिब के कार्यों में यह भी देखना था कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के किसी भी मादक द्रव्यों का सेवन न किया जाए, लेकिन मुहतसिब नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।